हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। देखिए, इस लेक्चर में आज हम आपको इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाएंगे। इसके पार्ट 2 में हम जर्नल एंट्रीज को बताएंगे। तो पार्ट 1 को आप अच्छे से समझिए और इसके लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगेन मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूं। तो चलते हैं गाइस विनीता अरोड़ा की क्लास में। सो द टॉपिक इज इशू ऑफ डिबेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। सो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। सबसे पहले बात करते हैं रिडम्पशन होता क्या है। देखिए, बहुत इजी सा टर्म है शोधन। शोधन का मतलब, यदि हम बात करें इन सिंपल टर्म, तो शोधन का मतलब रीपेमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने पर हम अपने अमाउंट को वापस बैंक को चुका देते हैं। सेम यहाँ पर भी जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स को अपने डिबेंचर्स देती है और उसके बदले में कुछ अमाउंट डिबेंचर होल्डर से लेती है लोन के रूप में। नाउ एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस ले लेती है और डिबेंचर होल्डर्स को उनकी अमाउंट वापस दे देती है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाता है। देखिए, परिभाषा के रूप में यदि हम देखें तो यदि कंपनी ऋण पत्रधारियों से अपने डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर्स को वापस ले लेती है तो इसे ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही शोधन संबंधी शर्तों का उल्लेख कर दिया जाता है, यानी जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तभी उनके रिडम्पशन की कंडीशंस बता दी जाती है कि कितने पीरियड के बाद उसका रिडम्पशन यानी रीपेमेंट किया जाना है। जैसे शोधन की अवधि क्या होगी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिडम्पशन। उसके बाद शोधन का मूल्य क्या होगा, यानी शोधन जो रीपेमेंट किया जाना है, जो रिडम्पशन किया जाना है, यह पार पर किया जाएगा, प्रीमियम पर किया जाएगा या डिस्काउंट पर किया जाएगा। सो सिंपली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स टू रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स बाय द कंपनी। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखें तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। बहुत सिंपल से शब्दों में आप अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को याद रखें ताकि एग्जाम में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो गाइस, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट बात की ओर। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डिबेंचर्स के इशू के साथ साथ रिडम्पशन किस तरह से, जर्नल एंट्रीज या किस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए गाइज, पहले मैं ये आपको चीज समझा देना चाहती हूँ कि ये किसी भी तरह से रिडम्पशन की जर्नल एंट्रीज या रिडम्पशन का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हम अभी भी इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही बात कर रहे हैं, यानी जो जर्नल एंट्रीज आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय सीखी थी वही जर्नल एंट्रीज यहाँ आपको काम में आने वाली है। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी मॉडिफाई होकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के साथ। देखिए, डिबेंचर्स के रिडम्पशन की कंडीशन के साथ यदि डिबेंचर्स को इशू करने का कहा जाए तो आपको इस टॉपिक के साथ जर्नल एंट्रीज करनी होगी। एंड गाइज, आई एम श्योर ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। आप जब आगे बढ़ेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज को मैं सिंपलेस्ट वे में आपको सिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि यह एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जितना देखने या समझने में आपको लग रहा होगा ऐसा कुछ भी नहीं। जर्नल एंट्रीज जब हम करेंगे तब आपको बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए, जब रिडम्पशन होता है तो रिडम्पशन 3 तरीकों से किया जा सकता है, या तो पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। मान लीजिए हमने 100 रुपए के डिबेंचर्स अपने डिबेंचर होल्डर को इशू किए। इसका मतलब हमने अपने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए लिए हैं, यानी कंपनी ने 100 रुपए लिए हैं एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर। नाउ ऑन द डिबेंचर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इज क्लियर। आफ्टर 3 years the redemption amount is at the premium of 10%. That means इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के बाद कंपनी उस डिबेंचर होल्डर को
100 प्लस 10% यानी 110 रुपए का भुगतान करेगी। नाउ इस 110 रुपए के संबंध में जो 10 रुपए यहाँ पर क्रिएट किए जाने हैं उसके लिए व्यवस्था आज ही से शुरू कर दी जाए जब डिबेंचर्स को इशू किया था, क्योंकि यहाँ पर केवल मैंने एग्जाम्पल आपको 100 रुपए का दिया है। आप अच्छे से जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में ये अमाउंट लाखों या करोड़ों में हो सकती है। तो ऐसी अमाउंट के लिए आज ही से यानी जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं तभी से इसकी व्यवस्था कर ली जाए। तो जब हमें डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना होगा यानी कंपनी को जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना होगा, रीपेमेंट करना होगा, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। और हमारे यदि आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से याद हो तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में भी बताया गया है रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी यही कहता है कि इन फ्यूचर यदि किसी तरह का हानि या लॉस आपको होने वाला है या कोई खर्चा आपके लिए होने वाला है तो उसके लिए कंपनी को आज ही से प्रोविजन बनाना शुरू करना होगा। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा और मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यदि कंपनी को इन फ्यूचर किसी तरह का कोई खर्चा बियर करना है, किसी तरह की कोई हानि बियर करनी है, तो ऐसे संबंध में उसके लिए व्यवस्था आज ही से शुरू कर दी जाए। तो बस उस व्यवस्था के लिए ही हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जनरली डिबेंचर्स को कैश कंसिडरेशन पे इशू करने की बात हम अपने पिछले लेक्चर्स और वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहे तो उन वीडियो को देखकर इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंसिडरेशन फॉर द कैश की बात समझ सकते हैं। लेकिन नाउ आज जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम कंडीशन ऑफ रिडम्पशन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन भी ऐसा कहता है कि इन फ्यूचर आज आपने 100 रुपए लिए हैं लेकिन इन फ्यूचर आपको 110 रुपए का भुगतान करना है, तो इस अतिरिक्त 10 रुपए के भुगतान के लिए व्यवस्था आज ही से शुरू कर दी जानी चाहिए। तो इस व्यवस्था के लिए किस तरह से काम करेंगे, तो गाइस ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो डिबेंचर्स के इशू की ही बात कर रहे हैं। दैट आर नॉट द जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिडम्पशन, यानी ये रिडम्पशन के संबंध में कोई जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। तो सिंपली इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो आप जो अपनी जर्नल एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय आपको बताई गई थी उसे आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। नाउ अगली बात पर चलते हैं। देखिए अब हम इसकी कंडीशंस पर आते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है जो कि रिडम्पशन के साथ हमें डिबेंचर्स को इश्यू करने पर होगी। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो देखिए डिबेंचर्स का इशू आप अच्छे से जानते हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकता है। मैं एक बात यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो सेक्शन 73, सेक्शन 74 को कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। यानी यहाँ पर शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। लेकिन रिमेंबर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इस संबंध में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध कंपनियों पर नहीं लगाती है। तो यानी यहाँ पर ये चीज हमें अच्छे से क्लियर है कि हम डिबेंचर्स को पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। यानी यदि हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो ऐसी कंडीशन में यदि हम पार पर इशू करते हैं तो हम अपने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपए ही लेंगे। यदि हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हम अपने डिबेंचर होल्डर्स पर 120 रुपए यानी प्रीमियम के साथ 20% प्रीमियम के साथ हम लेंगे। और यदि हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू तो हमारे डिबेंचर्स की 100 रुपए है लेकिन हम अपने डिबेंचर होल्डर से 80 रुपए लेकर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। नाउ अब हम कंडीशन ऑफ रिडम्पशन की बात करते हैं। देखिए रिडम्पशन की कंडीशन की हम बात करते हैं तो रिडम्पशन भी पार और प्रीमियम पर हो सकता है। देखिए रिडम्पशन का सिंपल मतलब रीपेमेंट का है, यानी आज कंपनी ने 100 रुपए लिए हैं और 3 साल बाद वो पार पर यदि रिडम्पशन करना चाहती है तो उसे वापस 100 रुपए देगी। यदि प्रीमियम पर रिडम्पशन करना चाहती है तो आज 100 रुपए लिए हैं और 3 साल बाद 110 रुपए या 120 रुपए जो भी प्रीमियम का रेट होगा उस अकॉर्डिंग भुगतान किया जाएगा।
ना डिस्काउंट की हम बात करते हैं। यदि कंपनी ने आज 100 रुपए डिबेंचर होल्डर से लिए हैं और 3 साल बाद 90 रुपए या 80 रुपए पर ही डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर दे, तो शायद ये कंडीशन थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। इन प्रैक्टिस ये चीजें नहीं फॉलो की जाती है, यानी डिस्काउंट पर डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं किया जाता है यदि हम प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिकल चीजों की बात करें तो। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो आपको इस कंडीशन को भी समझना होगा। इन जनरल काफी बुक्स में वेरिएशन है, लेकिन यदि किसी तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आता है, तो आपको इन तीनों ही कंडीशन को क्लियर होना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपके अपने लेक्चर में इन तीनों ही कंडीशंस के साथ आपको डिबेंचर्स के इशू की बात करूंगी। तो यानी जब हमारा डिबेंचर पार पर इशू हुआ हो और उसका रिडम्पशन पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर हुआ हो। इसी तरह से सेकंड कंडीशन की बात करें तो हमारा डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ हो और प्रीमियम पर इशू होने के बाद हम अपने डिबेंचर को पार पर वापस दे देते हैं या रिडीम कर देते हैं, या फिर प्रीमियम पर रिडीम करें या फिर डिस्काउंट पर रिडीम करें। इसी तरह से तीसरी कंडीशन, जब हमारे डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हुए हो और डिस्काउंट पर इशू हुए डिबेंचर्स को हम पार पर या प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर रीपेमेंट या रिडम्पशन करते हैं। तो इन सारी कंडीशंस के साथ आपको काम करना होगा। आपको इन सभी कंडीशंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होगा। नाउ गाइस, फाइनली जो कंडीशंस हमारे साथ बनती है वो कुछ इस तरह से। फर्स्ट कंडीशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, यानी हमने 100 रुपए डिबेंचर होल्डर से लिए और 3 साल के बाद, यानी हमारा जब डिबेंचर का पीरियड खत्म होगा उस सर्टेन पीरियड के बाद हम उसे 100 रुपए का ही भुगतान करें। या आज हमने 100 रुपए लिए और कल हम उसे 120 रुपए का भुगतान करें। या आज हमने उसे 100 रुपए लिए और कल हम उसे 80 रुपए का भुगतान करें। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट पार बट रिडीम एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगली कंडीशन की बात करें तो देखिए, जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर इशू करने का मतलब आप सभी अच्छे से समझते हैं। हमने अपने डिबेंचर्स को 120 रुपए पर इशू किया है। 100 रुपए तो इसका इशू प्राइस और साथ में 20 रुपए इसका प्रीमियम कहलाता है। तो यानी हमने डिबेंचर्स को 120 रुपए पर इशू किया है, लेकिन हम इसका रीपेमेंट पार पर यानी 100 रुपए पर करते हैं। ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों। यदि हमने प्रीमियम पर इशू किया है और रिडम्पशन पार पर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने 120 रुपए आज लिए हैं और कल हम 120 रुपए का ही भुगतान करेंगे। यहाँ पार से मतलब कंप्लीटली डिबेंचर की फेस वैल्यू से होती है। यदि हमने अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया है और हम इसका रिडम्पशन भी प्रीमियम पर करें, यानी आज हमने 120 रुपए लिए हैं और कल हम डिबेंचर होल्डर्स को 110 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए, वट एवर रेट इज डिसाइडेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम पर किया जाएगा। या फिर हम अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करें यानी 120 रुपए पर इशू करें, लेकिन इसका रिडम्पशन डिस्काउंट पर करें। डिस्काउंट से मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू पर डिस्काउंट की रेट माइनस कर दी जाएगी। यानी मान लीजिए हमारा डिस्काउंट 10% है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्काउंट रीपेमेंट का अमाउंट होगा 90 रुपए। यानी 120 रुपए हमने आज लिए हैं और 90 रुपए हम सर्टेन पीरियड को खत्म होने के बाद डिबेंचर होल्डर को भुगतान करेंगे। नाउ आखिरी कंडीशन पर बात करते हैं। तो आखिरी कंडीशन, जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं, मैं फिर आपको बता देना चाहती हूँ कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, लेकिन शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। इन चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करें, यानी यदि हम 20% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को 80 रुपए में इशू करते हैं, लेकिन उसका रिडम्पशन पार पर यानी 100 रुपए पर करें। यदि हम अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं यानी 80 रुपए पर इशू करते हैं, लेकिन उसका रिडम्पशन प्रीमियम पर यदि 20% प्रीमियम के साथ करते हैं,
तो हम कहेंगे कि हम एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने के बाद डिबेंचर होल्डर्स को 120 रुपए का भुगतान करेंगे। और लास्ट कंडीशन, यदि हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करें और उसका रिडम्पशन भी डिस्काउंट पर हो, यानी आज हमने 80 रुपए लिए हैं और एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को 80 रुपए या 90 रुपए, वट एवर रेट इज डिसाइडेड फॉर द डिस्काउंट ऑफ रिडम्पशन। सो गाइज, ये नो कंडीशन पर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना होगा और इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखने के लिए हमारे अगला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें इन सभी नो कंडीशन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको बताया जाएगा। तो गाइज, very much thank you for listening me, for attending my class. So please share and subscribe my channel. Thank you so much, guys.